हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं पवन गुप्ता आप सभी का अपने क्लास में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले किरचॉफ के नियम पर आधारित एक ऐसी व्यवस्था जिसमें हम किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये व्यवस्था बताने वाले थे इंग्लैंड के प्रोफेसर व्हीटस्टोन, इसीलिए इस व्यवस्था को भी नाम दिया गया व्हीटस्टोन सेतु यानी व्हीटस्टोन ब्रिज। होता क्या, इसमें चार प्रतिरोध होते हैं, पी, क्यू, आर और एस। इसमें से तीन तो हमको पता रहते हैं और एक चौथा प्रतिरोध पता नहीं है, उसको हमें पता करना होता है। ठीक है, इसमें पी और क्यू का मान कुछ भी जो भी हो ले सकते हैं, लेकिन आर का मान हम अपनी इच्छा अनुसार एडजस्ट करेंगे। ऐसा एडजस्ट करेंगे कि हम एस का मान ज्ञात कर सके। होता क्या, इसमें ए बी सी डी एक चतुर्भुज दिख रहा है, इसकी भुजाओं में हमने चार प्रतिरोध पी, क्यू, आर और एस लगा रखा है। इसके विकर्ण एसी में एक विद्युत वाहक बल का स्रोत ईएमएफ सोर्स लगा दिया है विद्युत कुंजी के, और विकर्ण बीडी में एक धारा मापी जी लगा दिया है। ये संरचना होगी। यहां पर एस का मान आपको पता करना है, इसको अज्ञात कहते हैं। यह आपका ज्ञात रहेगा, इसीलिए CD को अज्ञात भुजा कहेंगे और AD को ज्ञात भुजा कहेंगे। कैसे काम करता है आइए देखते हैं। सबसे पहले इसके सिद्धांत को हम समझते हैं। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है? देखो, अगर हम इन प्रतिरोधों को इस तरह से एडजस्ट कर ले जाए कि धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो, धारा मापी की जो सुई है वो सीधे खड़ी रहे। धारा मापी का काम क्या है? पता करना कि किसी सर्किट में करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर इस भुजा BD में करंट आएगा तो धारा मापी की सुई जीरो पर ना रहकर, सीधे ना रहकर इधर या इधर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग विक्षेपित होगी। लेकिन यहाँ पर धारा मापी की सुई जब सीधी खड़ी रहेगी, इसका मतलब इस BD में कोई करंट नहीं है। अगर BD में कोई करंट नहीं है, इसका अर्थ क्या हुआ कि धारा मापी की सुई जीरो पर खड़ी है। समझ में आ गया? तो करंट जब इसमें नहीं आ रहा है, इस स्थिति में कहते हैं कि ये संतुलित है। समझ में आया? अगर यहां पर BD में अगर धारा बराबर क्या हो जाए, जीरो, यदि BD में धारा कितना हो जाए, 0 एम्पियर, तब क्या कहते हैं कि जो सेतु है वो कैसा है? संतुलित। सेतु संतुलन की अवस्था में है। धारा जीरो कैसे पता चलेगा? धारा मापी के द्वारा इसमें जब शून्य विक्षेप आएगा। अच्छा, इसके बाद देखो, अगर ये संतुलन की अवस्था में है तो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या कहता है? इसका सिद्धांत इसका कहता है, प्रिंसिपल कहती है इसकी कि संतुलन की अवस्था में P by Q इक्वल टू R by S। ये व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। ओके, इसमें से P, Q और R तीन पता होंगे तो यह आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं अब इसमें कैसे ये फार्मूला आया। किरचॉफ के नियम के अनुप्रयोग की सहायता से इसमें ये फार्मूला आया। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर सारा सेटअप ये जो बना है, करंट के डायरेक्शन को दिखा लेते हैं हम। यहां से करंट आई आ रहा है, यहाँ पर दो पार्ट में बढ़ जाएगा। एक पार्ट में मान लेते हैं ऊपर चला गया I1 करंट और नीचे आ गया I2 करंट। धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं, मतलब ये करंट इस भुजा में आने वाला नहीं है, तो कहां चला जाएगा? इस भुजा में, भुजा BC में चला गया। उसी प्रकार से I2 करंट इधर से नहीं जा रहा, क्यों? क्योंकि धारा मापी में विक्षेप जीरो है। इसका मतलब ये I2 करंट इसमें चला जाएगा S में। I1 और I2 यहां पर फिर से मिलकर के I करंट बना लेंगे। तो ये करंट का डायरेक्शन हमने कंप्लीट कर दिया। अब KVL को लगाते हैं, दो बंद पाथ चूज करते हैं। एक तो आपके पास ये वाला और एक आपके पास इधर। तो प्रूफ देखते हैं इसका क्या होगा। बंद पास, पहला पास लेते हैं
ए बी डी ए, ध्यान से देखना, ए बी डी ए, जहां से शुरू करो वहीं खत्म करो, ए बी डी ए में किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से क्या बनेगा, ए से बी की तरफ जब जा रहे हैं तो धारा की दिशा में जा रहे हैं, धारा की दिशा में जाने पर पोटेंशियल ड्रॉप माइनस में लिया जाएगा, कितना होता था माइनस आई आर, पिछले लेक्चर में देख सकते हो माइनस आई आर, तो यहाँ पर माइनस आई वन और रेजिस्टेंस है कितना पी, तो ये हो जाएगा माइनस आई वन पी। फिर देखिए बी डी में कोई धारा नहीं है, इधर डी से ए की तरफ आ रहे हैं तो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट चल रहे हैं, करंट के अपोजिट चल रहे हैं, इस वजह से अपोजिट चलने के कारण यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप प्लस का लेंगे, प्लस का I2 और रेजिस्टेंस R, I2R इक्वल टू हो जाएगा पूरा सर्किट कंप्लीट और बंद पाथ में टोटल वोल्टेज ड्रॉप 0 हो गया। या इसको आप ये भी लिख सकते हो माइनस I1P बराबर हो जाएगा माइनस का I2R, माइनस माइनस हटा दीजिए, I1P बराबर हो जाएगा I2R, समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दूसरा बंद पास पकड़िए, नाम क्या देंगे, बी सी डी बी, बंद पास बी सी डी बी। इस बंद पास में देखिए क्या होगा, अगर हम चल रहे हैं बी से सी की तरफ, ध्यान से देखिएगा, बी से सी की तरफ आ रहे हैं, करंट है I1 और रेजिस्टेंस है Q, तो डायरेक्शन देखिए, करंट के डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, इसलिए पोटेंशियल ड्रॉप माइनस का होगा, माइनस का I1 इंटू Q। फिर देखिए जब इधर आएंगे सी से डी की ओर, तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसलिए पोटेंशियल ड्रॉप प्लस का होगा I2 इंटू एस। इसके बाद इधर BD में कोई करंट नहीं है, तो धारा मापी के रेजिस्टेंस से कोई मतलब नहीं रह गया, डायरेक्ट कहां पहुंच गए हम, B पर पहुंच गए, तो B पर पहुंच गए इसलिए वोल्टेज हो गया 0। इसी को आप लिख सकते हो I1Q इक्वल टू I2S, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या करें, समीकरण 1 को, ये जो समीकरण 1 आया आपके पास, ये वाला पार्ट, और ये समीकरण 2, इन दोनों को भाग कर दे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 डिवाइड बाय समीकरण 2, क्या मिलेगा देखिएगा, I1P नीचे I1Q, इधर I2R और नीचे I2S, I1 से I1 कैंसल, I2 से I2 कैंसल, बचा क्या P बाई Q, इधर R बाई S। तो अपने पास सिद्धांत इसका मिल गया क्या, P बाई Q इक्वल टू R बाई S। यही वेट स्टोन सेतु का सिद्धांत था, P बाई Q इक्वल टू R बाई S, ठीक है। अब इसमें से P बाई Q और ये R और S के नाम को भी जान लेते हैं। देखो P बाई Q एक अनुपात है, इसलिए जिस भुजा में P और Q लगे इनको अनुपाती भुजाएं कहते हैं। कौन कौन, AB और जो CD है इसको कहा जाता है अनुपाती भुजाएं, क्योंकि हम इसमें क्या लेते हैं, इन दोनों का अनुपात लेते हैं। इसके बाद देखिएगा R जो ज्ञात प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध जिस भुजा में लगा है उसको ज्ञात भुजा कहते हैं, यानी जो AD है, AD को कहते हैं हम ज्ञात भुजा, और S जिसमें लगा, जिसको हमें पता करना है, उस S वाली भुजा को यानी CD को कहते हैं हम अज्ञात भुजा, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है इसकी सुग्राहिता।
कब कहेंगे, किस स्थिति में हम कहेंगे कि ये जो अपने पास ये जो सेतु है, ये सेतु सुग्राही है, अधिक सुग्राही है। तो ये उस स्थिति में कहेंगे जब P, Q, R और S ये जो चार प्रतिरोध है, चारों की कोटि समान हो, यानी इनके मान लगभग आसपास के ही हो, इनमें बहुत अंतर ना हो, तो उस केस में कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा सुग्राही है। समझ में आया? सुग्राह्यता के बारे में याद रखना कि यदि P, Q, R व S समान कोटि के हों तो सेतु अधिक सुग्राही होता है। सुग्राही का अर्थ है सेंसिटिव। ठीक है, अर्थात R के मान में या P, Q के मान में थोड़ा सा परिवर्तन करो तो धारामापी में तुरंत फुल विक्षेप आना शुरू हो जाएगा, अर्थात ये अधिक सुग्राही हो जाएगा। समझ में आया? तो इसकी सुग्राह्यता निर्भर करती है P, Q, R और S के मानों पर, जो अगर बराबर कोटि के हैं, समान कोटि के हैं, तो उस केस में कहेंगे कि ये अधिक सुग्राही है। ठीक है, चलिए ये बात तो हो गई। अब देखो संतुलन की अवस्था में एक बात और ध्यान रखने वाली बात, अगर ये संतुलित अवस्था को हमने प्राप्त कर लिया, इसके बाद क्या करें, धारामापी को बैटरी की जगह और बैटरी को उठा के धारामापी की जगह लगा दे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओके, यानी संतुलन की अवस्था में आप धारामापी और बैटरी को एक्सचेंज कर सकते हो, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित दो यंत्र बनाए गए, एक है पोस्ट ऑफिस बॉक्स और दूसरा है मीटर सेतु। पोस्ट ऑफिस बॉक्स ज्यादा सेंसिटिव होता है, उसकी अपेक्षा जो मीटर सेतु होता है वो कम सेंसिटिव होता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस बॉक्स सिलेबस में इस बार नहीं है, तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसकी मीटर सेतु की। पहले होता था, बहुत पहले होता था पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी। चलिए मीटर सेतु जानते हैं क्या होता है। मीटर सेतु में A से C तक दिख रहा है 1 मीटर लंबा तार होता है। यहाँ पर AC जो है क्या है, ये 1 मीटर है। किसका तार है याद रखिएगा, ये कांस्टेंटन या मैग्नीन का तार होता है, मैग्नीन का तार। ये पूरे 1 मीटर होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है इस तार का? इस तार का इस्तेमाल करने के पीछे दो कारण है। एक तो है अल्फा, जिसे कहते हो ताप प्रसार गुणांक। क्या कहते हो? ताप प्रसार गुणांक, या जिसे ताप गुणांक कहते हो। और दूसरा जो कारण है वो है इसकी रेसिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता। तो इसका मतलब क्या है, कैसे निर्भर करता, देखिए इसका कारण क्या है, क्यों आखिर हम कांस्टेंटन और मैग्नीन का ही तार यूज करते, कोई और क्यों नहीं यूज करते? तो इसका ताप गुणांक जो होता है वो निम्न होता है और प्रतिरोधकता जो होता है वो उच्च होता है। तो इस वजह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखो अगर ये निम्न है, अल्फा का मान निम्न है, तो ताप बढ़ने से बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला उसके प्रतिरोध में। ठीक है, और प्रतिरोधकता क्योंकि उच्च है तो ये अपने उपयोगी है अपने लिए, इस वजह से हम इसमें 1 मीटर लंबा कांस्टेंटन या मैग्नीन का वायर यूज करते हैं। अब देखो तार जो हमने यूज किया वो 1 मीटर लंबा है, तो 1 मीटर लंबा तार यूज होने के कारण ही इसका नाम रखा गया क्या, मीटर सेतु। कंफर्म? होता क्या है इसमें, इसमें यल आकार की 2 पत्तियां आपको दिख रही हैं, एक ये वाला और एक इधर। यल आकार की 2 पत्तियां होती हैं, पीतल की होती हैं, बीच में एक सीधी पत्ती भी लगी होती है, और इन पत्तियों को लकड़ी के एक फ्रेम के ऊपर लगा दिया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद करते क्या है, ये पहली यल और दूसरी यल जो पत्ती, इसके बीच में 1 मीटर लंबा तार ये कांस्टेंटन या मैग्नीन का लगा दिया है, साथ में स्केल भी लगी रहती है मेजरमेंट के लिए। और इसके बाद पहली यल पत्ती और ये जो सीधी पत्ती, इसके बीच में एक प्रतिरोध बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देंगे, और दूसरी यल पत्ती और सीधी पत्ती के बीच में वो प्रतिरोध लगाएंगे जिसका हमें
ज्ञात करना है, जिसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया, अज्ञात प्रतिरोध। इसके बाद जो सीधी पत्ती इसके मध्य बिंदु से एक धारा मापी, साथ में एक जॉकी लगाएंगे, जॉकी एकदम ऐसे पेन की तरह होता है, ऊपर वायर, और नीचे इसको हम क्या करते हैं, इस एसी पर कहीं पर भी टच करा सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस जॉकी की मदद से पहले तो यहां पर एसी में सेल लगा देंगे, धारा नियंत्रक कुंजी लगा के इसमें धारा प्रवाहित करेंगे। धारा प्रवाहित करने के बाद क्या करेंगे, इस जॉकी को इस तार पर टच करा के देखेंगे, रगड़ के नहीं चलाएंगे, ध्यान रखना, नहीं तो तार छिल सकता है, तो प्रतिरोध बदल जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, इसे टच करा करा के चेक करना है कि कहां पर धारा मापी में विक्षेप 0 मिल रहा है। ठीक है, पहले रेजिस्टेंस बॉक्स से एक ज्ञात प्रतिरोध निकाल लेंगे। निकालने के बाद फिर क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि कहां पर आकर धारा मापी में विक्षेप 0 मिल रहा है। मान लिया कि बिंदु डी एक ऐसा बिंदु है जहां पर धारा मापी में विक्षेप क्या है, 0 है। फिर क्या करेंगे, ए से डी तक की लंबाई स्केल की हेल्प से देख लेंगे। मान लिया ये कितना है, L सेंटीमीटर। तो यहां से सी से डी तक की लंबाई कितनी बचेगी, टोटल 1 मीटर था, अर्थात 100 सेंटीमीटर, तो इधर हो जाएगा 100 माइनस L सेंटीमीटर। ठीक है, काम कैसे करेगा ये, एकदम व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर। मान लीजिए कि इधर ए से डी का प्रतिरोध P है और सी से डी का प्रतिरोध है Q, तो P Q R S बन गया ना वो सिस्टम। कौन वाला सिस्टम, वही जो आपने अभी पढ़ा है व्हीटस्टोन सेतु वाला, जिसमें ये 4 प्रतिरोध लगाते हैं। यहां बीच में धारा मापी लगाते हैं, ये वाला सिस्टम बन गया। ठीक है, यहां पर आपके पास P Q R और S हो गए, यहां बैटरी लगा दी, यही सिस्टम बन गया ना। तो इसमें सिद्धांत क्या है, सिद्धांत कौन से सिद्धांत पर कार्य कर रहा है, ये कार्य कर रहा है व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर, या व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। कार्य करता है, ठीक है, यानी कि P बाई क्यू बराबर कितना, R बाई S, यही सिस्टम काम करेगा। ठीक है, S पता करना है, R पहले से पता है, P और Q की बारी है। मान लीजिए इसका जो रो है, ये प्रतिरोधकता इसका उच्च होता है, तो ये तो बदलने वाला नहीं, तो कांस्टेंट है प्रतिरोधकता, हमने मान लिया कितना है, रो। तो इस AD का प्रतिरोध निकालिए, AD का प्रतिरोध, AD का प्रतिरोध हमने P माना है, जो कि क्या हो जाएगा, रो इंटू L बाई A। A क्या है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, जो कि एक समान है। फिर निकालिए CD का प्रतिरोध, CD का प्रतिरोध, तो CD का प्रतिरोध हमने Q मान रखा है, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो, लेकिन इस बार लंबाई CD की कितनी हो गई, 100 माइनस L, नीचे A। ये पहला और ये दूसरा समीकरण मान ले। P बाई क्यू निकालिए, अगर हम P बाई क्यू निकालते हैं तो क्या होगा, देखो P बाई क्यू इक्वल टू, रो से रो कट जाएगा, A से A कट जाएगा, ऊपर बचेगा M और नीचे बचेगा 100 माइनस L। तो P बाई क्यू आ गया L बाई 100 माइनस L। ठीक है, अब ये P बाई क्यू का मान उठा करके यहां पर रख लीजिए, जो सिद्धांत इसका था, व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत से, व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत से। क्या हो जाएगा, देखो P बाई क्यू आपके पास है L बाई 100 माइनस L, और इधर कितना है, R बाई S। हमको निकालना यस है, तो यस निकाल लीजिए इससे, S इधर आएगा तो ये ऊपर इधर चला जाएगा, R इंटू 100 माइनस L
और नीचे L। इस फार्मूले की सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहां पर ध्यान रखना, ये बिंदु डी है, इस बिंदु को कहते हैं संतुलन बिंदु। याद रखिएगा, डी को क्या कहते हैं? संतुलन बिंदु। ओके, में आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल करते समय त्रुटियां तो इसमें बहुत होने की संभावना होती है, क्योंकि तार गर्म भी हो सकता है, उससे प्रतिरोध बदल जाएगा। तो उस त्रुटियों को कम से कम किया जा सके, इसके लिए जरूरी है इस प्रैक्टिकल को 3 से 4 बार दोहराया जाए। कैसे? प्रतिरोध बॉक्स से प्रतिरोध बदल कर कम से कम 3 बार करिए। जितनी बार करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट इसमें मिलने वाला है। ठीक है। लास्ट में क्या करेंगे? सबका औसत निकाल लेंगे और S का मान हमको पता चल जाएगा। ठीक है। चलिए, तो ये भी खत्म हो गया। हाँ, इसके बाद आता है इसकी बात सुग्राह्यता की, कि मीटर क्षेत्र की सुग्राह्यता क्या है, कैसे निर्भर करता है। तो ये मीटर क्षेत्र सुग्राही उस स्थिति में कहलाएगा अगर हम संतुलन बिंदु यानी डी जो है, इससे जॉकी को थोड़ा सा इधर उधर खिसकाएं, और खिसकाने के बाद अगर धारामापी में पूर्ण विक्षेप मिलता है, उस केस में कहते हैं कि जो मीटर क्षेत्र है अधिक सुग्राही। ठीक है। डी के स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन करने पर अगर धारामापी में पूर्ण विक्षेप मिल रहा हो, तो कहते हैं कि ये जो मीटर क्षेत्र है अधिक सुग्राही है। ठीक है। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा कि मीटर क्षेत्र क्या होता है और कैसे ये काम करता है, किस सिद्धांत पर काम करता है और इसकी सुग्राह्यता क्या होती है। विभवमापी यानी पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम किसी सेल का विद्युत वाहक बल नाप सकते हैं, या सेल का आंतरिक प्रतिरोध नाप सकते हैं, या फिर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नाप सकते हैं। वो भी एक आदर्श उपकरण की तरह माना जाता है। ठीक है। तो विभवमापी क्या है? विभवमापी वह यंत्र है जिसकी सहायता से विद्युत वाहक बल या दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात किया जा सकता है। विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। और एक ये आदर्श उपकरण की तरह माना जाता है। हालांकि वोल्ट मीटर से भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन वो उतना आदर्श नहीं है जितना आदर्श ये विभवमापी माना जाता है। होता क्या, इसमें इसकी बनावट आपके सामने दिख रही है। इसमें ए बी एक तार दिया है। ये तार मैंने तो एक ही स्ट्रिप दिखाई है, बहुत सारे स्ट्रिप में होता है 4 से लगाकर 12 मीटर तक। ये जो ए बी होता है, ए बी क्या है? 4 से 12 मीटर लंबा तार होता है। कौन सा तार? वही कांस्टेंटन या मैग्निन का तार होता है। ठीक है। एक बड़ी बैटरी यहाँ पर B1 लगाई गई कुंजी K के साथ, और एक धारा नियंत्रक RH के साथ। फिर यहाँ बिंदु A से एक बैटरी लगाई गई है जिसका विद्युत वाहक बल आपको ज्ञात करना है, मान लीजिए। तो जोड़ते समय ध्यान रखना, बड़ी बैटरी का धन टर्मिनल इस दूसरी वाली बैटरी के धन टर्मिनल से ही जुड़ना चाहिए। ये गलती नहीं होनी चाहिए, सावधानियां है, एक तरह से ध्यान रखिए। दूसरा जो ऋण सिरा इसका है, एक धारामापी से और एक जॉकी J से कनेक्ट होता है। ठीक है। अब बात आती है किस सिद्धांत पर कार्य करेगा। इसके सिद्धांत की बात करें तो जो विभवमापी है पोटेंशियोमीटर, ये काम करता विभव प्रवणता के सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विभव प्रवणता के, या विभव प्रवणता के सिद्धांत पर कार्य करता है।
अब बात आती है कि विभव प्रवणता क्या होता है। तो ये जो तार है जरा ध्यान से देखना, जैसे जैसे ए से बी की ओर हम जाएंगे, धारा ऐसे फ्लो हो रहा है ना इधर, तो तार ए बी का तो अपना प्रतिरोध है, उस प्रतिरोध के कारण इसका जो विभव है वो घटता चला जाएगा, अर्थात इसमें विभव पतन हो रहा है। समझ में आया? क्या हो रहा? विभव का पतन हो रहा, वोल्टेज का लॉस हो रहा, क्योंकि इसमें प्रतिरोध है इस तार ए बी में। तो जैसे जैसे इधर बढ़ते जाते हैं विभव घटता जाता है। और विभव प्रवणता क्या होता है? एकांक लंबाई में कितना विभव में परिवर्तन हुआ, अर्थात विभव में कितना लॉस हुआ, वही कहलाता है विभव प्रवणता। ठीक है, तो विभव प्रवणता क्या होता है? तार के, कौन सा तार? चालक तार। चालक तार के प्रति एकांक लंबाई में विभव पतन जिसे कहते हो पोटेंशियल ड्रॉप को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, और विभव प्रवणता को फाई से लिख दिया जाए, विभव प्रवणता को क्या लिख दिया जाए? फाई से। और ए से बी के सिरों के बीच जो वोल्टेज आपने लगाया है, मान लीजिए कि वो वोल्टेज है कितना? V वोल्ट का है, तो विभव प्रवणता फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन में L। ठीक है, V क्या है? आपने जो वोल्टेज अप्लाई किया, और L क्या है? इसकी लंबाई। यहाँ कैपिटल L मैं लिख देता हूँ। L जो है तार AB की लंबाई है, तार AB की लंबाई। और V क्या है? AB के सिरों के बीच वोल्टेज कितना है? AB के सिरों के बीच वोल्टेज, या कह दीजिए विभवांतर। तो इस सहायता से विभव प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं। इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। ये इसका मात्रक होता है। अब मान लीजिए सेल ई का विद्युत वाहक बल पता करना है, तो क्या करेंगे? यहां पर जैसे हम कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के बाद चौकी जे को क्या करेंगे? अलग अलग जगहों पर चेक करेंगे लगाकर इस तार AB पर कि कहां पर संतुलन बिंदु हमको मिल रहा है। ठीक है, तो जैसे J1 पर चेक किया तो देखा कि धारा मापी की सुई इधर भी छेपित हो रही है, लेफ्ट साइड में हो रही है कि राइट साइड में हो रही है? अगर आप ऐसे देखोगे तो लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में अगर धारा मापी की सुई विक्षेपित हुई, इसका मतलब इसमें करंट फ्लो हो रहा है, करंट यहाँ से ऐसे आ रहा है और यहाँ से भी मुड़कर एक पार्ट इसके अंदर आ रहा है, इसीलिए इसकी सुई विक्षेपित हुई। देखिए J2 पर जब चेक कराया, ये दूसरा बिंदु जो J2 है उस पर जब चेक करें तो क्या देखा? धारा मापी की सुई जो थी सीधे ना होकर ऐसे विक्षेपित हो गई। अर्थात क्या हुआ कि इसमें करंट इधर से नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी से होकर के जा रहा है, यानी करंट ऐसे आया, यहाँ पर दो भागों में बंट गया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और ऐसे होकर चला गया। तो ऐसे करते करते इन दोनों बिंदुओं के बीच में एक बिंदु हमको ऐसा मिला J, जहां पर धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं हुआ, अर्थात इसमें कोई करंट ही नहीं आया। समझ में आया? इसमें कोई भी करंट नहीं आया। तो इस बिंदु को आप कह दीजिए संतुलन बिंदु। क्या कहेंगे? संतुलन बिंदु। ठीक है, तो संतुलन बिंदु आपको J प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से J प्राप्त होगा, A से J तक की लंबाई निकाल लेंगे। तो यहां पर AJ बराबर मान लेते हैं L सेंटीमीटर। यहां पर वोल्ट पर मीटर है तो मीटर में निकाल सकते हो। अगर आप वोल्ट पर सेंटीमीटर में इसको कैलकुलेट किए हो तो वोल्ट पर यहाँ पर सेंटीमीटर में ही रखिएगा। ठीक है, तो AJ बराबर L सेंटीमीटर ले लिया, यहाँ वोल्ट पर मीटर ना लेकर के सेंटीमीटर ले लेते हैं, सेंटीमीटर में ही कैलकुलेट करते हैं। तो AJ बराबर L सेंटीमीटर अगर आ रहा है
तब ए और जे के बीच जो भी आपके पास पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही इस सेल का विद्युत वाहक बल हो जाएगा। तब सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल अर्थात ए और जे के बीच विभवांतर, ए व जे के बीच विभवांतर, और जो कि कितना हो जाएगा, यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप यानी एकांक लंबाई में कितना विभव पतन हुआ इनटू लंबाई एल। इस तरह से इस सेल का विद्युत वाहक बल हम विभव मापी की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब विभव मापी की सहायता से ये तो ज्ञात कर लिया। बात आती है कि विभव मापी की जो प्रवणता होगी वो विभव मापी की सुग्राहिता क्या होगी, किस पर निर्भर करेगी सुग्राहिता। तो सुग्राहिता जो होती है, सुग्राहिता का मतलब हुआ कि अगर इस जे के मान में थोड़ा सा इधर उधर परिवर्तन करो, धारा मापी में पर्याप्त विक्षेप मिल जाए। पर्याप्त विक्षेप कब मिल पाएगा? उस समय मिल पाएगा जब जो फाई है उसका मान बहुत ही क्या हो, कम हो। ठीक है। धारा मापी में पर्याप्त विक्षेप कब मिलेगा? जब इसकी जो विभव प्रवणता है वो क्या हो, बहुत ही कम हो। तो विभव प्रवणता बहुत कम कब हो सकती है? जब एल का मान बहुत ज्यादा हो। अर्थात इसकी सुग्राहिता अगर आपको बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें जो आपने तार इस्तेमाल किया है ना उसका लंबाई ज़्यादा होना चाहिए। अगर लंबाई जितना अधिक होगा उतने ज़्यादा इसकी प्रवणता, विभव प्रवणता कम होगी और ये उतने ज़्यादा क्या होगा, सुग्राही होगा। तो अगर हम इसके सुग्राहिता की बात करें, सेंसिटिविटी जिसे कहते हो, तो सुग्राहिता, जो विभव मापी की सुग्राहिता विभव प्रवणता पर निर्भर करती है। विभव मापी की सुग्राहिता विभव प्रवणता पर निर्भर करती है। फाई देखो, जो सुग्राहिता है सेंसिटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फाई के विभव प्रवणता के। तो फाई का मान आपको कम करना, एल का मान अधिक होना चाहिए। तो याद रखिएगा, अतः अधिक सुग्राहिता के लिए फाई कम, अर्थात तार AB की लंबाई अधिक होनी चाहिए। तार AB की लंबाई अधिक होनी चाहिए, यही कारण है कि इसमें बहुत लंबा तार लेते हैं। ठीक है, ताकि हम क्या करें, इस विभव मापी को ज़्यादा से ज़्यादा सुग्राही बना सके। नाउ अब विभव मापी के हमने ये तो पढ़ लिया कि सेल का विद्युत वाहक बल कैसे ज्ञात करते हैं। अब और भी कुछ इसके उपयोग हैं, अनुप्रयोग हैं। दो सेल अपने पास हो, उसके विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में भी इसका उपयोग होता है। इसके अलावा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो भी ज्ञात करने में इसका उपयोग होता है। तो इसके अनुप्रयोग को आइए पढ़ें। विभव मापी के अनुप्रयोग, पहला अनुप्रयोग है दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। विभव मापी जैसा मैंने बताया था, AB क्या होता है, 4 से लगाकर 12 मीटर तक लंबा तार लिया जाता है। तो यहाँ पर तार को क्या किया गया है, छोटे छोटे स्ट्रिप के रूप में जोड़ा गया है। यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट, फिर दूसरा ये, फिर तीसरा ये, फिर चौथा ये, ऐसे ये 4 मीटर का तार यहाँ पर हमने दिखाया। ये 12 मीटर तक हो सकता है। अब यहाँ पर ये बैटरी, हाई वोल्टेज वाली बैटरी पहले से जुड़ी है कुंजी के, और धारा नियंत्रक यहाँ पर लगा है RH। जिन दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना है उसको यहाँ बिंदु A से कनेक्ट करते हैं। ये एक सेल का विद्युत वाहक बल E1 और दूसरे का है E2 है। यहाँ पर कुंजिया लगा दिया हमने K1 और K2। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, पहले यहाँ धारा
फ्लो कराएंगे। दूसरे सिरे से यहाँ पर धारा मापी जुड़ा है, जॉकी भी लगा देंगे। K2 को ओपन रखेंगे और K1 को क्लोज करेंगे। K1 बंद है और K2 खुला है, अर्थात K2 वाले से यानी E2 से कोई धारा नहीं ली जा रही है, ये पाथ आपका खुला हुआ है। केवल E1 के कारण यहाँ पर धारा आनी चाहिए और इसके कारण मान लिया कि P पर क्या मिल रहा है, इसका संतुलन बिंदु मिल रहा है, जहाँ पर धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जब K1 बंद है तथा K2 खुला है, तब माना संतुलन बिंदु P प्राप्त होता है। यदि अगर हम नाप लें कि A से P तक की लंबाई है, AP बराबर है L1 सेंटीमीटर, AP बराबर कितना हो, L1 सेंटीमीटर, तो उस केस में हमको विद्युत वाहक बल जो मिलेगा किस सेल का मिलेगा, जिसका कुंजी हमने बंद कर रखा है, अर्थात E1 का। तब E1 बराबर क्या होता है, विभव प्रवणता इंटू लंबाई। ठीक, अब क्या करें, K1 को खोल दें और K2 को बंद कर दें। तो अब हम किसका उपयोग कर रहे हैं, दूसरे सेल का उपयोग कर रहे हैं। जब K1 खुला है व K2 बंद है, तब माना संतुलन बिंदु जो मिल रहा है, दूसरा बिंदु आपको ये Q मिल रहा है, संतुलन बिंदु Q मिल रहा है। Q प्राप्त होता है। यदि A से और Q तक की लंबाई को नापा जाए, यहां से और यहां तक की लंबाई, और मान लेते हैं ये है L2 सेंटीमीटर, तब जो यहाँ पर दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल, क्योंकि इस स्थिति में जब ये आपका ये ओपन हो गया और इस बार ये क्लोज हो गया, तो उस केस में आपको जो विद्युत वाहक बल मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, 5 × L2। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए इधर है E1, नीचे है E2, इधर है 5L1, नीचे है 5L2, 5 कैंसिल हो जाएगा। E1/E2 इक्वल टू क्या मिला, L1/L2। यानी ये जो विद्युत वाहक बल हैं ये लंबाई के अनुपात के रूप में आ रहे हैं, विद्युत वाहक बलों का अनुपात। जिसका संतुलन बिंदु जितना अधिक दूर आएगा उसका विद्युत वाहक बल उतना ही अधिक होगा। इस तरह से हम दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात, जब भी सेल जोड़ेंगे तो बैटरी का धन टर्मिनल सेल के सभी सेलों के धन टर्मिनल से ही जुड़ना चाहिए, ये गलती कभी नहीं होनी चाहिए। दूसरी सावधानी जो हमको याद रखना है वो ये कि इसमें तार AB में धारा बहुत देर तक नहीं प्रवाहित कराना चाहिए, नहीं तो तार गर्म हो जाएगा। गर्म होने से क्या होगा, इसका जो प्रतिरोध है बदल जाएगा, अर्थात इसकी विभव प्रवणता बदल जाएगी। ठीक है। और एक बात और याद रखना कि जो जॉकी होता है जिसको इस तार पर हम टच कराते हैं, विसर्पी कुंजी हिंदी में कहते हैं उसे, उस विसर्पी कुंजी को ना तो इस पर रगड़ कर चलाना चाहिए ना इसको दाबना चाहिए, नहीं तो तार छिल जाएगा और तार छिल जाने से उसका प्रतिरोध बदल जाएगा, और प्रतिरोध बदल जाएगा तो इसका अर्थ क्या होगा कि उस केस में प्रतिरोध बदलने से और इसका जो विभव प्रवणता है वो भी बदल जाएगा, तो सही उत्तर नहीं मिल पाएगा। तो इन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए ही ये प्रैक्टिकल हमको करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका पहला अनुप्रयोग था। आइए दूसरे अनुप्रयोग, विभव मापी का दूसरा अनुप्रयोग, सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना। किसका? प्राथमिक सेल का। प्राथमिक सेल का
ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल ज्ञात करना। ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरा सिस्टम वही है, बस यहाँ पर एक सेल जोड़ देना है, प्राथमिक सेल, और उसके पैरेलल में आपको एक रेजिस्टेंस बॉक्स यानी प्रतिरोध बॉक्स लगा देना है एक कुंजी के साथ। पहले केस में क्या करेंगे, K1 को खुला रखेंगे। K1 कैसा है, खुला है। तब माना शून्य विक्षेप की स्थिति बिंदु P पर प्राप्त होती है। शून्य विक्षेप की स्थिति P पर प्राप्त होता है। होती है यदि A से P तक लंबाई अगर L1 सेंटीमीटर हो, तब जो E होगा वो कितना हो जाएगा, फाई इंटू L1। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए K1 को क्या कर दें, क्लोज कर दें। जब K1 बंद है, K1 को जब बंद किया तो उस केस में आपको मिलने वाला क्या है, यहाँ पर इसके बीच का वोल्टेज मिलने वाला है, यानी टर्मिनल वोल्टता। टर्मिनल वोल्टता कितना हो जाएगा, जो प्रतिरोध बॉक्स है उसके सिरों के बीच का वोल्टेज यानी टर्मिनल वोल्टता कितना मिलेगा, उस केस में टर्मिनल वोल्टता V बराबर फाई इंटू L2, जहाँ पर उस केस में जो हमको संतुलन बिंदु Q पर मिला है और A से Q तक की लंबाई है L2 सेंटीमीटर, तो B कितना हो जाएगा, फाई L2। ठीक है, दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। E बाई V इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई से फाई कट जाएगा, L1 बाई L2। नाउ अब बात करें हम रेजिस्टेंस यानी इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध की, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध का फार्मूला पहले पढ़ा गया है, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R E बाई V माइनस 1। मान रख दीजिए सबका, कैपिटल R E बाई V का मान हो गया L1 बाई L2 माइनस 1। तो इस सूत्र की सहायता से हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, हमें ज़रूरत क्या, R तो हमको पहले से पता रहेगा, जो भी इससे कुंजी निकालेंगे प्रतिरोध बॉक्स से वही R हो जाएगा, और E बाई V का मान L1 बाई L2 पहले से निकाल लेंगे मान रख करके, और कैलकुलेट करके इसका आंतरिक प्रतिरोध हम निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा।